हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी आज़ादी भाग 5। इसी के साथ अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने पढ़ा, कपिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरकर प्रिया से कहता है, आखिरकार हमारी मंजिल दिल्ली आ ही गई। प्रिया, अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें यहाँ काम भी मिल जाएगा। प्रिया अपनी शारीरिक तकलीफ को भुलाकर अपने नए जीवन के बारे में सोचकर खुश होती है। कपिल प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ प्रिया को अपने साथ ले जाता है और पहाड़गंज से कपिल ऑटो रिक्शा चालक को जीबी रोड रेड लाइट एरिया चलने को कहता है। प्रिया इन सब से अनजान अपने नए सफर के लिए कपिल के साथ चल देती है। अब आगे 10 मिनट में ऑटो रेड लाइट एरिया में पहुंच गया। प्रिया कुछ समझ पाती इससे पहले कपिल अपने साथ प्रिया को एक अधेड़ उम्र की महिला से मिलवाता है। नमस्ते भाभी जी, मैंने आपसे बात की थी ना प्रिया के बारे में, तो ये है प्रिया, मिलिए प्रिया से। अरे ये तो बला की खूबसूरत है, बिल्कुल अप्सरा की तरह महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे प्रिया के रूप में कोई खजाना मिल गया। कपिल, तुम्हें ये बला की खूबसूरत फिल्मों की हीरोइन कहाँ मिल गई? कपिल, क्या भाभी, मैं इससे पहले भी तो कई लड़कियों को आपके पास लेकर आया हूँ। प्रिया चुपचाप दोनों की बातें सुनकर चौंक गई। कपिल इससे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ लेकर आया है? प्रिया कोठे पर बहुत सारी लड़कियों और औरतों को देखकर सोच में पड़ जाती है। इतने में भाभी प्रिया को घूर घूर कर देखती है। प्रिया का गदराया जिस्म, काली बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक, लंबे घने काले बाल, गुलाब की तरह लाल होठ, स्तनों में इतनी कसावट कि प्रिया को देखकर कोई भी आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता। लेकिन प्रिया के चेहरे और चलने के तरीके से कोठे की संचालिका समझ जाती है कि कपिल ने इस अनमोल फूल का रस ले लिया है। कपिल, इसका नाम क्या है? कपिल, भाभी ये प्रिया है। प्रिया भाभी को नमस्ते करती है। अरे नहीं कपिल, इसका नाम प्रिया नहीं, आज से पायल है। कोठे की संचालिका प्रिया से बोलती है कि देख, अब यही तेरा घर है, सब मुझे भाभी कहते हैं, तू भी मुझे भाभी बोल सकती है। कपिल कोठे की संचालिका को रुपयों के लिए बोलता है। भाभी उसे नोटों का बंडल देती है। कपिल, ये क्या, ये तो सिर्फ 30,000 रुपए हैं। भाभी, तो तूने कौन सा मुझे कोरी लड़की दी है, इसकी नथ तो उतार दी है, इसीलिए इतने रुपए काफी हैं। कपिल रुपए लेकर कोठे से जाने लगता है। प्रिया घबराकर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कपिल, नहीं प्रिया, अब तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ तुम्हें रहने खाने की जगह और तनख्वाह भी मिलेगी। इतने में कोठे की संचालिका एक आदमी को आवाज लगाती है, उस्मान, इसे रजनी के कमरे में ले जाओ। रजनी के कमरे में पहुंचकर प्रिया देखती है एक बहुत छोटे कमरे में एक लड़की सो रही थी, जिसने कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने थे। टेबल पर लिपस्टिक, काजल, पाउडर और शराब की बोतल रखी थी। प्रिया दरवाजे को बंद करके उसकी सीध में चटाई बिछाकर सो जाती है। 2 दिन से थकी हुई प्रिया को कब नींद आ गई पता नहीं चला। इतने में शाम के 6 बज गई। खाना लेकर एक लड़की आती है और बोलती है, जल्दी से खाना खाकर तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें काम पर चलना है। प्रिया खाना खा ही रही होती है कि उसके कमरे में रजनी, जो पहले से थी, वो साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी और टेबल पर रखी शराब को कुछ घूंट लगाकर पीने लगी। इतने में कोठे की संचालिका आ जाती है और प्रिया को पायल नाम से संबोधित करती है। पायल, ये लो साड़ी और गहने, फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, तुम्हें काम पर चलना है। इतने में पायल बोलती है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, तो कोठे की संचालिका रजनी को पायल को तैयार करने के लिए बोल देती है। पायल साड़ी और गहने देखकर बोलती है, ये तो दुल्हन की शादी का जोड़ा है, ये मुझे क्यों पहना रही हो? रजनी, चुप हो जाओ, जब काम पर जाओगी तो सब पता चल जाएगा। बहुत सारे सवाल जवाब के साथ पायल तैयार हो जाती है। इतने में पायल को लेने उस्मान आ जाता है। चलो, तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना है, भाभी ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। उस्मान अपने साथ पायल को एक होटल में ले जाता है। पायल होटल देखकर डर जाती है कि कपिल ने जो मेरे साथ किया था वो फिर से तो नहीं होने वाला। इतने में उस्मान पायल को एक कमरे में ले जाता है। कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही है।
जो इतना मोटा है, इतना कुरूप है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उस्मान गुस्से से पायल को बोलता है, देख, तुम्हें इन्हें खुश करना है, आज रात ये तेरा पति है। उस्मान की बात सुनकर पायल की रूह अंदर तक कांप जाती है। उस्मान उस आदमी के साथ पायल को अकेले छोड़कर चला जाता है। पायल उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, मुझे जाने दो, ये सब मुझे झूठ बोलकर लाए हैं। लेकिन उस आदमी पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और पायल के जिस्म के साथ साथ उसकी आत्मा को 24 घंटे में एक बार फिर रौंदा जाता है। अब ये पायल के लिए रोजाना का काम हो गया था, ना चाहकर भी अपने जिस्म, अपनी आत्मा को इन गिद्ध रूपी लोगों द्वारा नचवाना। इतने में देव की फोन की घंटी बजती है। पवन का फोन है। रात के 10 बज गए। ट्रेन कानपुर स्टेशन पहुंच गई। देव पायल के अतीत में इतना खो गया था कि उसे समय का पता नहीं चला। अगर पवन का फोन नहीं आता तो देव का समय का पता नहीं चलता। देव ने लगभग 10 साल पहले जिस पायल को देखा था, आज वही पायल एक कुरूप विक्षिप्त महिला के रूप में इतने सालों बाद देव को इतनी दयनीय स्थिति में मिली, जिसके कारण देव भी मानसिक रूप से परेशान था। देव पायल के अतीत में खोए हुए रात के 11:30 बजे घर पहुंचता है। रात का खाना खाए बिना पायल को रेड लाइट एरिया के दलदल से निकालने की रूपरेखा तैयार करता है। इन सब में कब सुबह हो गई, देव को पता नहीं चला। अगले दिन देव अपने ऑफिस में फोन करके 1 सप्ताह की छुट्टी ले लेता है और सुबह ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पायल की तलाश में लग जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 तक हर प्लेटफॉर्म पर घंटों ढूंढ कर भी देव को पायल का कोई पता नहीं चलता। लेकिन देव हार नहीं मानता, क्योंकि पायल ने इतना कुछ नरक जीबी रोड के कोठे पर झेला था। इसी कारण देव जल्द से जल्द पायल को इस नर्क से मुक्ति दिलाना चाहता था। देव ने रेलवे स्टेशन पर कुली से पूछताछ की कि पायल को किसी ने देखा है। बहुत से लोग इस नाम से परिचित नहीं थे। फिर देव पायल का हुलिया बताता है। चेहरे पर जले हुए का निशान, मानसिक रूप से विक्षिप्त, भीख मांगते हुए किसी महिला को देखा है। तो बहुत कोशिशों के बाद पता चलता है कि आज पायल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आई ही नहीं। देव को उस जूते पॉलिश करने वाले व्यक्ति का ध्यान आता है और उसकी तलाश में हर प्लेटफॉर्म पर जहां भी ट्रेन के आने का समय है, उन सब प्लेटफॉर्म पर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है। हर प्लेटफॉर्म पर जहां कहीं भी ट्रेन आने का या जाने का समय हो गया है, वहां भीड़ बहुत अधिक है। इतनी भीड़ में पायल या जूते पॉलिश करने वाले को ढूंढना इतना आसान नहीं था। इन सब में कब दोपहर के 4 बज गए, देव को पता नहीं चला। इतने में अचानक देव को जूते पॉलिश करने वाला व्यक्ति मिल जाता है। भैया, आपने पायल को देखा है? आज पायल कहाँ है? वो व्यक्ति देव के सवालों को नजरअंदाज करते हुए, कौन पायल? मैं किसी पायल को नहीं जानता। और आप कौन हैं? देव समझ जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज पायल भी नहीं दिखी। शायद जीबी रोड के दलालों को मुझ पर शक हो गया था, इसीलिए पायल को आज रेलवे स्टेशन की बजाय कहीं और ले गई। इतने में देव देखता है कि उसके आसपास कुछ बदमाश टाइप के लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। ये देखने में बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे देव ने जीबी रोड के दलालों को देखा था। देव समझ जाता है कि जूता पॉलिश करने वाला झूठ क्यों बोल रहा था। इतने में देव जूते पॉलिश करने वाले को इशारा करता है और जूता पॉलिश करने के लिए बोलता है और उस व्यक्ति से पायल के बारे में पूछता है। पहले तो जूता पॉलिश करने वाला मना कर देता है, लेकिन देव के ज्यादा दबाव बनाने पर टूट जाता है और सारी सच्चाई बता देता है कि कल जब आप मुझसे पायल के बारे में पूछ रहे थे तो इन दलालों को पता चल गया कि आप पायल को यहाँ से ले जाएंगे। इसीलिए ये दलाल मेरे पास आकर मुझे जान से मारने की धमकी दे गए और कहा कि किसी से पायल के बारे में कुछ नहीं बताना। देव, तो पायल है कहाँ? साहब, मुझे नहीं पता। बस स्टैंड या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर जीबी रोड के किसी कोठे पर कैद होगी। देव लंबी सांस लेता है और समझ जाता है कि पायल को जीबी रोड के नरक से निकालना इतना आसान नहीं है। अगले भाग में पढ़े देव का जीबी रोड के कोठे पर पहुंचकर पायल की तलाश करना और पायल को इस नरक से आजाद कराना। तब तक के लिए धन्यवाद।